So in the last session, we have seen equation of wave as y is equal to a sine omega t minus kx. या तुम इसको which can also be written as a sine kx minus omega t. ठीक है, अब कुछ टर्म्स देखते हैं which are related to our wave motion. पहला टर्म है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है किसी भी वेव का? एम्पलीट्यूड क्या होता है किसी भी वेव का? देखो तुमने वेव का मोशन ऐसा दिखाया है, ऐसा ऐसा दिख रहा है ना. व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज दिस इज एक्चुअली एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. तो सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. ठीक है, दिस इज आवर एम्पलीट्यूड. उसके बाद फिर हमने क्या देखा था? टाइम पीरियड देखा था, या वेवलेंथ देख लेते हैं. ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मालूम भी होंगे शायद से. सो दिस इज एक्चुअली वेवलेंथ लैम्डा. ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है? व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ. करेक्ट. एक वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ. तो कैसा मतलब? जैसा अगर सपोज आप वेवलेंथ को अलग अलग तरीके से बना सकते हो. तो या तो तुम बोल दो ऐसा, या तो तुम बोल दो ऐसा, या तो तुम बोल दो ऐसा. तो तीनों केसेस में तुम्हें एक वेवलेंथ मिल जाएगी. ठीक है, तीनों केसेस में आपको यू विल गेट वन वेवलेंथ ओवर हियर. तीनों भी केसेस में. समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात? वेवलेंथ क्या होता है? एक क्रस्ट और एक ट्रफ. करेक्ट, ये हो गए ट्रांसवर्स वेव्स में. अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या वेवलेंथ हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में देखो, हम हमें क्या पता है? कंप्रेशन, एक कंप्रेशन का डिस्टेंस और एक रेयरफैक्शन का डिस्टेंस. तो एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन, दैट बेसिकली मेक्स वन वेवलेंथ. ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कंप्रेशन का पॉइंट और रेयरफैक्शन का पॉइंट. तो एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन का पॉइंट क्या बनाता है? एक वेवलेंथ बनाता है. इसको तुम ऐसे भी ले सकते हो, जैसे लाइक दिस. तो वन कंप्रेशन वन रेयरफैक्शन लाइक दिस इज वन लैम्डा, या दिस इज वन लैम्डा, या फिर दिस इज आल्सो वन लैम्डा. ठीक है, ठीक है. यस नो बच्चों? यस बच्चों, से समथिंग. यस नो, कुछ बोलिए.
तो इसका टाइम पीरियड से भी एक रिलेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बाद आता है अपना टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन को करने में कितना टाइम लगा, करेक्ट। एक ऑसिलेशन मतलब क्या, वो मीन पोजीशन से ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम से आई फिर मीन पोजीशन पे। So this is basically one time period. यहाँ से this is one oscillation. This is one time period. ठीक है, समझ में आ रही है बात? सो व्हाट इज टाइम पीरियड? तो अच्छा देखो, लैम्डा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये ग्रीक लेटर है, लैम्डा। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर लैम्डा से। एम्पलीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करोगे? ए से, स्मॉल ए से। जनरली दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन। टाइम पीरियड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, that is basically one time period. Okay. इसके बाद हाँ, तो अब देखो, जब तुम्हारा वेव का एक टाइम पीरियड होगा तब तुम्हारा तुम्हारा एक वेवलेंथ प्रोड्यूस होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, ध्यान से सब समझना। मैंने क्या बोला? इन वन टाइम पीरियड one wavelength is produced. ठीक है, टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। विल ट्राई टू मेक वन टाइम पीरियड, और उसमें देखना एक वेवलेंथ प्रोड्यूस हुई कि नहीं, ठीक है। देखो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, होप एवरीवन इज एबल टू सी दिस एनिमेशन। लास्ट टाइम भी दिखाया था मैंने आपको एनिमेशन। देखो अभी पार्टिकल मीन पोजीशन पे, मीन से कहाँ जाएगा? मीन से जाएगा ये बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, रुको एक सेकंड। देखो अभी कहाँ क्या कहाँ गया? मीन से एक्सट्रीम गया, करेक्ट। एक्सट्रीम से फिर मीन पर आएगा। देखो दिस इज लैम्डा बाई टू, दिख रहा है आपको? ये इसको हम बोलते हैं लैम्डा बाई टू। इसको क्या बोलोगे बच्चों? इसको बोलोगे लैम्डा बाई टू। ये एक क्रेस्ट है, बराबर। ओके, ये एक क्रेस्ट है। ओके, अब देखो ये कहाँ पर आ गए? यहाँ पर आ गए, ठीक। एंड देन फाइनली यू कैन सी वन वेवलेंथ इज प्रोड्यूस्ड लाइक दिस। और अगर मैं यहाँ पे टाइमर लगा लगा के दिखाऊं तुम्हें, तो यहाँ पर देखो, समझ में आई ना बात? समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? फिर से देखो, ये हाफ वेवलेंथ हो गई, बराबर। ठीक है, तो ये कौन सी, दिस इज वन कंप्लीट वेवलेंथ, ये पूरी की पूरी एक वेवलेंथ, ठीक है। अनदर लैम्डा बाई टू, एक लैम्डा बाई टू है, और ये एक दूसरा लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू है, ये भी लैम्डा बाई टू है। तो लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू इज लैम्डा, ठीक। समझ में आ रही है बात? तो टाइम पीरियड देखते हैं अभी, रुको जरा। देखो कहाँ तक गया ये? ऑलमोस्ट .20 के आसपास। तो देखो यहाँ पे .20 के आसपास आप देख रहे हो यहाँ पे इसका शेप कैसा बन रहा है बच्चों? आर यू सीइंग शेप कैसा बन रहा है? वेवलेंथ कैसा था? ऐसा था ना कुछ तो, मतलब देखो ये 1/4 ऑफ अ वेवलेंथ है, बराबर है कि नहीं?
एक्चुअली में अगर तुम देखोगे तो ये इतना पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, बराबर है। यहाँ पे टाइम कितना देखा भाई तुमने, तो लैम्डा बाई 4, इसको लैम्डा बाई 4 होने के लिए टाइम कितना लगा, टी लगा हमारे पास 0.2 सेकेंड्स। और देखते चलो, अब जरा इसको, ये अभी मीन से एक्सट्रीम गए, करेक्ट, अभी एक्सट्रीम से फिर मीन पे आएगा ये। ठीक, ऑलमोस्ट। तो एक्चुअली अब एक सेकंड, एक मिनट है, लैम्डा बाई 4 जाने के लिए इसको जैसे नीचे आने लगे तो नहीं लगा। तो कभी ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर 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 जा रहा है, ऑलमोस्ट। 0.18 ले लेते हैं इसको, ठीक है, ऑलमोस्ट 0.18 है, क्योंकि 0.2 नहीं, 0.18 पकड़ लो, ठीक है, समझ में आ रही बात। 0.18 लैम्डा बाई 4, ठीक है, तो ये कितना ऑलमोस्ट 34, तो 0.18 0.17 हो सकता है, कुछ उसके आसपास हो। अब देखो ये ऑलमोस्ट लैम्डा बाई 2 है, देखो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हुआ इसको, 0.34 सेकेंड्स, ठीक, लैम्डा बाई 2 बराबर है। तो पहले अपनी मीन से एक्सट्रीम है, फिर एक्सट्रीम से मीन है, फिर अब मीन से दोबारा एक्सट्रीम पर जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना हुआ, ऑलमोस्ट दिस इज 3 लैम्डा बाई 4, ऑलमोस्ट। तो मैं टाइम के अप्रोक्सीमेट कर दूंगा यहाँ पे 0.51 के आसपास है, लेट अस ऊपर जाते 0.51 ही था यहाँ पे, तो 0.51 के आसपास था, उसके बाद कहाँ पड़ता है, और जब पूरा लैम्डा हो गया इसका, तो टी इज ऑलमोस्ट 0.66, तो एक्चुअली 0, तो अब तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू जीरो, ये 0.66 है, करेक्ट, लैम्डा के लिए इसको टाइम कितना लगा, 0.66, तो जरा 0.66 डिवाइडेड बाय 4 जब तुम करोगे, 0.66 डिवाइडेड बाय 4 करके देखो जरा, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, करेक्ट, तो ऑलमोस्ट ये आता है 0.165, बिकॉज इसको हमने मैन्युअली देखा है, तो देयर इज सम एरर, 0.165 ये होना चाहिए था, 0.165 इंटू 2 देखो कितना होता है, तो ये एकदम बराबर आ रहा है, 0.33 होना चाहिए था, और 0. You can see values are kind of very close to this. तो एक टाइम पीरियड इसका, इस वेव का एक टाइम पीरियड कितना है, 0.66 सेकेंड्स है,
समझ में आ गई बात? और तुमने देखा एक टाइम पीरियड पे एक वेव प्रोड्यूस हुई। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ बच्चों, यस नो बोलो कुछ। ठीक है, ओके। समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई बात बच्चों? इसके बाद देखते हैं फोर्थ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस टेकिंग प्लेस पर सेकेंड। करेक्ट, इसको मैं से बोल सकते हैं नंबर ऑफ ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस टेकिंग पर सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? दैट मीन्स व्हाट? अभी देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो भी टाइम पीरियड देखा था, करेक्ट? तो अगर मेरा टाइम पीरियड, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आई विल टेक सम हाइपोथेटिकल टाइम पीरियड हो गया, अगर मान लो टाइम पीरियड में 0.25 सेकंड्स है, करेक्ट? मतलब कितना हो? 0.25 सेकंड में पार्टिकल एक बार ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट करता है। ठीक, तो यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस करेगा? हाँ, आई वृद्धि कर रहा हूँ, जस्ट पूरा कर लेना। तो अगर मान लो इसका टाइम पीरियड 0.25 सेकंड है, मतलब क्या हुआ इसका कि एक सेकंड में 0.25 सेकंड में वो एक बार ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? कितने, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस करेगा वो? यस, कौन बताएगा? एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन करेगा? जल्दी बताओ। एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन करेगा वो? 4 ना, बराबर है कि? 0.25 सेकंड में एक ऑसिलेशन करता है, तो एक सेकंड इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 0.25 में एक हो गया, फिर अनदर 0.25 में एक हो गया, फिर 0.25 प्लस 0.25 विच मेक्स इट 1 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे कितने ऑसिलेशंस हुए? 4 ऑसिलेशंस हो गए ना, 1 1 1 1, 4 ऑसिलेशन, या इसको 4 हर्ट्ज बोलते हैं। 4 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज जो होती है फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात सभी बच्चों को? वेलोसिटी, एक सेकंड जस्ट एक चीज बता दूं, तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है तुम्हें? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में कुछ कोई रिलेशन दिख रहा है बच्चों? फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को लिखने के लिए कौन सा सिंबल यूज कर सकते हो? एफ, एन, म्यू, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो आप। चलो, लेट अस मूव टू wave velocity. Now what is wave velocity? ये डिस्टरबेंस किस वेलोसिटी से प्रोपोगेट करे? देखो अभी हमने देखा कि भाई यहाँ पर जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस हो रहा है वैसे वैसे डिस्टरबेंस जो प्रोपोगेट हो रहा है ना वेव में, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? आप बहुत ही स्लो मोशन में देख रहे हो इसको। ठीक है, बराबर है कि नहीं? इसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट वी हैव टू सी। ठीक है ना? तो इस ये डिस्टरबेंस यहाँ पे किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है उसको हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी। ओके, तो वेव वेलोसिटी इज नथिंग बट the rate at which disturbance is propagating, that is actually known as wave velocity. Rate at which the disturbance propagates
That is known as wave velocity. ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चों, यस नो? यस नो कुछ बोलो। यस सर। अब देखो, अब इतना डिस्टेंस कितने टाइम में ये एक वेवलेंथ है कि नहीं है? दिस इज वन वेवलेंथ, बराबर है। और अभी मैंने तुम्हें बताया एक वेवलेंथ बनने में कितना टाइम लगता है? कैपिटल टी टाइम लगता है। एक वेवलेंथ बनने में कितना टाइम लगता है? कैपिटल टी टाइम लगता है। ठीक है, तो जो वेव वेलोसिटी होगी ये हो जाएगी लैम्डा बाई टी, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट व्हिच इज लैम्डा। कितने टाइम में चला? टी टाइम में चला। वेव वेलोसिटी इज दिस एंड दिस कैन बी रिटन, देखो 1 by t कितना होता है? f होता है, तो इसको आप f into लैम्डा भी लिख सकते हो, या n into लैम्डा, या mu into लैम्डा। so this is about wave velocity। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों? अब बच्चों देखते हैं फेज क्या होता है। व्हाट इज फेज? मैं बुक में बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया फेज, इस पे मैंने एक एनिमेशन भी बनाया, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। फेज क्या होता है देखो, अगर वैसे तुम इसको डेफिनेशन के टर्म्स में देखना चाहते हो तो फेज होता है y, अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, ये वेव का जो इक्वेशन होता है, ये वाला जो टर्म होता है ना, इसको हम फेज बोलते हैं एक्चुअली। इस टर्म को फेज बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इस पूरे टर्म को, मतलब साइन का जो आर्ग्यूमेंट हो गया, उसको तुम बोलते हो फेज। ठीक है, जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि साइन वेव, साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? साइन थीटा कॉस थीटा में फेज डिफरेंस कितना है? तो तुम देखो तुम कैसे बोलोगे? साइन थीटा का ऐसे ऐसे बनती है साइन थीटा, करेक्ट। कॉस थीटा वेव कैसे बनती है? कॉस थीटा वेव कुछ ऐसे बनती है। ऐसे कुछ तरह साइन और कोसाइन का फंक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, जब साइन यहाँ पर था, कोसाइन कहाँ पर था? यहाँ पर था, बराबर। तो अगर तुम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस देखोगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच को देखोगे, तो दैट मींस दिस इज हाउ मच, दिस एक्चुअली कम्स आउट टू बी पाई बाई 2। अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है सब बच्चों ने? जल्दी बताओ, यस नो? ट्रिग्नोमेट्री सब बच्चों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है बच्चों? यस सर। पढ़ी है ना? तो तुम्हें मालूम होगा ना कि जो साइन का जो ग्राफ होता है वो कैसा कैसा रहता है। साइन का जो ग्राफ है, अगर तुम देखोगे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये कितने एंगल पर, ये दिस इज व्हाट एंगल, दिस इज पाई बाई 2, दिस हाउ मच, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 and this is 2 pi, and now I'll just bring you to my animation। अब बच्चों यहाँ पर देखो तुम लोग, यहाँ पे इसका तो कुछ यूज नहीं, इसका है। अभी देखो, अभी अभी पार्टिकल, ये जस्ट सी दिस ब्लैक डॉट, अब ये ब्लैक डॉट कहाँ पर है? अभी ब्लैक डॉट यहाँ पर है, ठीक है, अभी ब्लैक डॉट यहाँ पर है, ठीक, बराबर। दैट मीन्स व्हाट, एट अभी इसका पोजीशन, इस ब्लैक डॉट का पोजीशन ये है, ठीक। अब जैसे ही तुम इसको, इस वेव को, जैसे ही तुम अभी इस वेव को देखो, अभी इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ये वेव नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। एनीवेज, तो देखो जैसे ही अगर मैंने इसको यहाँ पर लेके आ गया, तो अब देखो यहाँ पे जीरो वाला जो पॉइंट है, 0,0, यू सीइंग दिस 0,0,
0,0 पे इस एम्पलीट्यूड का पोजीशन क्या हो गया, इस एम्पलीट्यूड, ये जो एम्पलीट्यूड है इसका जो पोजीशन है वो -3 आ रहा है, दिख रहा है सबको? दिस इज हम, दिस इज व्हाट, दिस इज -3, ठीक है, ओके। अब जरा इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, ब्लैक वाला जो पॉइंट है, अभी देखो, अभी ब्लैक वाला पॉइंट कहाँ पे पहुंच गया, अभी देखो ब्लैक वाला पॉइंट 2 वाली जगह पे पहुंच गया, करेक्ट। तब देखो ये पार्ट अभी, दैट मीन्स यहाँ वाला जो पार्टिकल था वो भी यहाँ पर आ गया। इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी पीक वाले जो पार्टिकल्स थे वो सब अभी अपनी मीन पोजीशंस पर आ गए होंगे, तो मीन पोजीशंस पर सारे पार्टिकल साइमल्टेनियसली आए होंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इफ यू वांट आई कैन लिटिल बिट इसको और थोड़ा एनिमेट कर सकते हैं अपन। इसको भी अपन क्या करेंगे, इसको दे देंगे नाम 4 दे देते, चलो। तो यू सी दिस, यू सी, अभी अभी देखो ब्लैक डॉट और ब्लू डॉट को देखना, ये देखो दोनों साइमल्टेनियसली साथ में चलेंगे। जब मैं इसको हिलाऊंगा तो ये साइमल्टेनियसली साथ साथ में चले, दिख रहा है आपको? दोनों साइमल्टेनियसली साथ में चले रहे। बस समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो हम इनको क्या बोलते हैं, ये दो पॉइंट्स जो है ना, ये सेम फेज में है बच्चों। ये दोनों पॉइंट्स क्या है, ये दोनों पॉइंट्स सेम फेज में है, ठीक है? समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? करेक्ट। वहीं अगर मान लो मैं यहाँ पर एक, चलो एक और पॉइंट दे देता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पर एक पॉइंट दे देता हूँ, मान लेते हैं 0.5, करेक्ट, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसको भी 0.5, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व दिस थिंग ओवर हियर। जैसे ही तुम्हारा, ओके आई जस्ट अगेन मूव इट फ्रॉम हियर, जैसे ये देखो, ये जब ये वाला पॉइंट यहाँ पर था, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पर था, यहाँ पर था, ठीक है, ठीक। तो अब दैट मीन्स व्हाट, अब जैसे जैसे ये नीचे आ रहे वैसे वैसे ये देखो, है ना, यू कैन सी दिस काइंड ऑफ मोशन, करेक्ट। तो क्या अभी ये ब्लैक वाला पॉइंट और रेड वाला पॉइंट, क्या ये दोनों सेम फेज में है? क्या ये दोनों सेम फेज में बच्चों? यस और नो, जल्दी से बताओ। क्या ब्लैक वाला पॉइंट और रेड वाला पॉइंट ये दोनों सेम फेज में है? यस नो, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू बच्चों, तभी मुझे पता चलेगा आप लोग हो क्लास में। जल्दी से बताओ। इनफैक्ट तुम अगर यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जब ये वाला पॉइंट यहाँ, जब ये वाला पॉइंट आई मीन व्हेन दिस पॉइंट इज ओवर हियर, या चलो इसको हम 0,0 को लेबल कर देते हैं, चलिए एक पॉइंट ले लेते हैं which is 0, to 0, ठीक है। तब देखो यहाँ पे, यू कैन सी दिस, देखो जब ये वाला, जब अभी देखो ये वाला पॉइंट, अभी देखो यहाँ पे, पहले तो तुम इसको देखो, पहले इन 3 पॉइंट्स को देखो तुम, ब्लू ब्लैक ब्लू, ब्लू ब्लैक ब्लू को देखो, ठीक है, ब्लू ब्लैक ब्लू, देखो साथ में नीचे जा रहे हैं, साथ में ऊपर आ रहे हैं, बराबर है, ब्लू ब्लैक ब्लू साथ में नीचे जा रहे हैं और साथ में ही ऊपर आ रहे हैं, बराबर है बच्चों? यू आर एबल टू सी दिस? समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? ब्लू ब्लैक ब्लू साथ में नीचे जा रहे हैं, साथ में ही ऊपर आ रहे हैं। इज दिस पॉइंट गेटिंग क्लियर बच्चों? जल्दी बताओ। हाँ, साथ में नीचे जा रहे हैं, साथ में ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब जरा हम इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। अभी मैं जरा इनको इनको डिसअपियर कर देता हूँ, अभी इस पॉइंट को देखता हूँ यहाँ पे, जरा अब इसको ना, अब देखो जब जब ये लेट से ये कंडीशन जो थी t=0 की कंडीशन थी, तो t=0 में ब्लू वाला पॉइंट देखो कहां पर है, मीन पोजीशन पर है, रेड वाला पॉइंट कहां पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है। और जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होगा तो देखो कैसे कैसे मूव कर रहे हैं, साथ में थोड़ी ना मूव कर रहे हैं ये दोनों,
करेक्ट। और तुम्हें मालूम है, तुम्हें क्या मालूम है कि इस वाला, ये वाला जो पॉइंट है, फ्रॉम योर ट्रिग्नोमेट्री यू नो इट वेरी वेल, कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके बीच में एंगुलर सेपरेशन कितना होता है? कितना होता है बच्चों एंगुलर सेपरेशन? जल्दी से बताओ, कितना होता है एंगुलर सेपरेशन? दोनों के बीच में एंगुलर सेपरेशन है π/2 का। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है, ये इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? π/2 का है फेज डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ओके चलो, तो अभी मैं आपको ये समझ में आ गया। करेक्ट। सो नाउ इफ आई कीप ऑन प्लॉटिंग these पॉइंट्स लाइक दिस, सो इफ आई प्लॉट अ पॉइंट, लेट्स से 1, यहाँ पे 1, अभी देखो, अब देखो यहाँ पर देखो ना, अब जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है, इनफैक्ट नाउ इफ यू जस्ट सी ब्लू पॉइंट एंड ग्रीन पॉइंट, अभी रेड वाले पॉइंट छोड़ दो, क्या तुम अभी यहाँ पे बता सकते हो कितना फेज डिफरेंस होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में? बच्चों जल्दी से चैट में मुझे बताओ, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? सी दिस, अभी साथ में नहीं मूव कर रहा है, इसको एकदम ऑपोजिट मूव कर रहा है। जल्दी से मुझे चैट में कमेंट करके बताओ, अभी ब्लू वाला पॉइंट और ग्रीन वाला पॉइंट, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ऑब्वियसली ना, ये देखो मैंने तुम्हें भी बताया था, जो साइन का जो ग्राफ रहता है ना, साइन साइन का ग्राफ कैसा रहता है? सीरियस, इफ यू वांट टू मेक दिस, लेट्स मेक साइन का ग्राफ फर्स्ट। दिस इज ग्राफ ऑफ साइन, बराबर है? ये साइन का ग्राफ है, दिख रहा है सब बच्चों को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो, ये यहां से लेके यहां तक, ये पॉइंट तक, ठीक है, दिस इज हाउ मच? दिस इज π/2। तो अगर कोई भी तुम्हारा ये पॉइंट, मतलब पार्टिकल अगर यहाँ पर और यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में तुम क्या बोलोगे? फेज डिफरेंस π/2 का। सिंपल तो है, क्या डिफिकल्टी है? फिर ये वाली जो पोजीशन होती है, ये होती है तुम्हारी पाई। ठीक है, बराबर? ओके। तो अगर मान लो पार्टिकल यहाँ और यहाँ पे, इफ लेट्स से सेपरेशन इज बिटवीन दीज टू पॉइंट, यू विल से फेज डिफरेंस इज पाई। अब समझो अगर पार्टिकल यहाँ पर और यहाँ पर है, तो तुम बोलोगे फेज डिफरेंस इज 3π/2। और अगर तुम यहाँ, पार्टिकल ये और ये पार्टिकल है, तो इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना आ गया? 2π। करेक्ट? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? चलो अभी जल्दी से मुझे बताओ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। जल्दी से बताओ, फेज डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फेज डिफरेंस का बच्चों। अगर ये आपको वेव में नहीं समझा फेज डिफरेंस क्या होता है, तो आगे आपको वेव्स कभी भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि हमें बच्चों वाला वेव्स नहीं पढ़ना है जो आपने 8-9 में पढ़ा है। नहीं रुद्राक्ष, जीरो कैसे हो सकता है? यस, तो उसको आप अभी डिग्रीज में कहने की आदत छोड़ दो, अभी रेडियंस में आपको बताना है। रेडियंस में बताओ कितना होगा? रेडियंस में बताओ कितना होगा? यस, तो चलो इसको देखते हैं। तो यहां तक कितना था? ये था अपना π/2। करेक्ट? ये पॉइंट क्या था अपना? ये पॉइंट था 2π। करेक्ट? 2π रेडियंस। और 2π के बाद क्या आएगा? 2π प्लस π/2 ना, मतलब 2π प्लस π/2, ऐसे समझ लो। तो अभी इसके बीच में एंगुलर सेपरेशन कितना हो? 2π प्लस π/2। इसके और इसके बीच में एंगुलर सेपरेशन कितना हो गया? 2π प्लस π/2 माइनस π/2, कितना है? कितना है? 2π। तो 2π विल बी द एंगुलर सेपरेशन या फेज डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। आपको समझ में आया कि नहीं आया फेज डिफरेंस क्या होता है? करेक्ट? ठीक है, तो एक चीज अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो एक चीज तुम यहाँ पे एनिमेशन में देख सकते हो कि अगर मैं इस इक्वेशन को वापस से ऑन कर दूं,
एंड ये सब जो पॉइंट्स है ना मेरे, दे ऑल आर सेम फेज वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे तुम देखो ये जो पॉइंट्स है ना, दीज पॉइंट्स दे आर मूविंग साइमल्टेनियसली अप, दे आर कमिंग साइमल्टेनियसली डाउन, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दे आर इन सेम फेज बच्चों, ये जो है ना दीज पॉइंट्स दे आर इन सेम फेज, ठीक है। बट हाउ एवर इफ आई टेक सम टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो ये दोनों देखो, ये दोनों जो है दोनों सेम फेज में नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो, अभी अभी लेट से मुझे फाइंड करना है ये और ये इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो अभी मुझे पता है ये वाला, ये वाली जो लाइन है ये पाई/2 की लाइन है, ठीक है। फिर ये 2 पाई, 2 पाई के बाद कितना हो गया, ये हो गया 4 पाई, बराबर। तो इसके बीच में व्हाट इज एंगुलर सेपरेशन, 4 पाई माइनस पाई/2 विच इज 8 पाई माइनस पाई/2 विच इज 7 पाई/2, ठीक है। 7 पाई/2, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 7 पाई/2 का फेज डिफरेंस है, ठीक है। सो फेज की कहानी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अभी भी अगर किसी को नहीं समझा तो मुझे बता दो फेज क्या होता है, ओके। फिर हम वेव को बोलते हैं वेव आर, जो वेव की जो इक्वेशन है तो बुक में एक टर्म लिखा है, दे हैव डबल पीरियोडिसिटी, तो ये टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। डबल पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, करेक्ट, कि इट डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल्स, बेसिकली कहने का मतलब यही है, या तो तुम टाइम को वेरी करो, टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों को वेरी करके तुम अलग अलग एम्पलीट्यूड की पोजीशंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो फेज और फेज डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो फेज क्या होता है बेसिकली, इस टर्म को फेज बोलते हैं, ठीक है। तो फेज देखो क्या होता है, फेज बेसिकली क्या होता है, ये वाला जो टर्म है ये फेज होता है, करेक्ट। और जब भी हम कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का जो एंगुलर डिफरेंस डिस्टेंस है वो ले रहे हैं तो इसको हम फेज डिफरेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t, करेक्ट। तो ये टर्म हो गया फेज, लेकिन फॉर सम टाइम t तुम्हारी वेव की इक्वेशन कुछ तो ऐसे ऐसे दिख रही थी तुम्हें, और तुमने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एंगुलर सेपरेशन फाइंड आउट किया, दैट इज नोन एज फेज डिफरेंस, दिस इज नोन एज फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस के कुछ फॉर्मूले हैं वो देख लो। फेज डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं मैथमेटिकली, 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर, इसके और इसके बीच का सेपरेशन, करेक्ट। या फिर तुम फेज को 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा टी ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, यस नो, यस नो कुछ बोलो जल्दी से। Yes, sir. इन दो फॉर्मूले को लिख लो, कुछ डाउट किसी को तो पूछ लो, ठीक। फॉर्मूले अभी प्रोबेबली आप उनको डेराइव नहीं कर पाओगे, तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ उन फॉर्मूलोज का, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द रिजल्ट ओवर हियर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखो कौन कौन से फॉर्मूले भी मैं बता रहा हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव्स, करेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो क्या होती है, किसी भी मीडियम का, एक्चुअली यहाँ पे यंग्स मॉडुलस आप लिख सकते हो, यंग्स मॉडुलस अपॉन, यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में भी रहता है बट ठीक है। मान लो किसी वायर में ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट हो रही है, ठीक है, किसी भी वायर में ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपोगेट हो रही है, ठीक है।
ठीक है, तो अगर मान लो किसी भी वायर में ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपेगेट हो रही है, तो जो वेलोसिटी होती है उस वेव की, दैट इज गिवन बाय टेंशन बाय म्यू. T is for tension, mu is mass per unit length. ठीक है, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है. किसी भी स्ट्रिंग में अगर मान लो वेव प्रोपगेट हो रही होगी, तो इट विल डिपेंड ऑन टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ. करेक्ट. सो दिस इज वन फॉर्मूला. तो ये किसके लिए फॉर्मूला है बच्चों? ये है ट्रांसवर्स वेव्स के लिए. ठीक है. देन वी हैव फॉर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एज वेल. लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? देखो, तो एक्चुअली में यहाँ पर कभी कभी ना देखो, इस कभी कभी में ये जो फॉर्मूला है ट्रांसवर्स वेव्स का ऐसे भी लिखते हैं. देखो बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल टू इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी. ठीक है, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी. ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला है वेलोसिटी का. तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर तुम सॉलिड मीडियम में देख रहे होगे, तो अगर तुम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी सॉलिड मीडियम में देख रहे होगे, तो कितना हो जाएगा दैट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? कितना हो जाएगा वो? सॉलिड मान लो कि किसी वायर के लिए है, करेक्ट, तो दैट कुड बी गिवन बाय यंग्स मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी. तो ये भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में रखना है. अब अगर मान लो तुम किसी फ्लूइड के लिए देख रहे हो, तो फ्लूइड के लिए तुम यंग्स मॉड्यूलस तो देख नहीं सकते हो ना, करेक्ट. जैसे अगर तुम मान लो, तो बच्चों ये फॉर्मूला जो है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू इलास्टिसिटी मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी, ये फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. और यहाँ से तुम्हारा ये फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो. दैट मीन्स किसी भी वायर में साउंड का जो वेलोसिटी होगा, दैट विल डिपेंड ऑन यंग्स मॉडुलस अपॉन इट्स डेंसिटी रो. ओके, सो अब अगर मान लो, ये तो होगी सॉलिड की बात. अगर तुम किसी मान लो एयर या वाटर जैसे मीडियम की बात कर रहे हो, तो वहां पे इलास्टिसिटी मॉडुलस क्या होता है? दैट इज गिवन एज बल्क मॉडुलस. बराबर है, करेक्ट ना? बल्क मॉडुलस. ओके, सो यहाँ पे तो एक फॉर्मूला तुम्हारा ये भी हो सकता है, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी. ठीक है, दिस कुड बी गिवन बाय दिस. लेकिन इस फॉर्मूले को जब तुम यूज करते हो, ये दिस फॉर्मूला इज वेरी मच एक्यूरेट. इस फॉर्मूले से तुम्हारा एक्यूरेटली यू गेट दैट वेलोसिटी. करेक्ट. इसलिए तुमने देखा होगा, जैसे कभी तुमसे अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ ले कि वेलोसिटी किस में ज्यादा होगी, स्टील वायर में ज्यादा होगी, या मान लो किसमें, या मान लो तुमसे पूछे स्टील वायर में ज्यादा होगी, या फिर लेट से दो तीन वायर तुम्हें दे दिए, स्टील वायर है, एक रबर बैंड है मान लो, या स्टील वायर और टंगस्टन वायर. तो तुम्हें मालूम है टंगस्टन वायर का जो यंग्स मॉडुलस है वो ज्यादा होता है, तो इन दैट केस वेलोसिटी टंगस्टन वायर में ज्यादा होगी. करेक्ट. ठीक है, समझ में आई ये बात? तो अब सॉलिड्स के लिए तो हो गई बात. अब लिक्विड्स की हम बात करते हैं, फ्लूइड्स की. तो फ्लूइड्स में हम क्या देखते हैं? बल्क मॉडुलस देखते हैं. तो अब यहां पर क्या देखा गया? जो वेलोसिटी है दैट इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी. ठीक है, दिस वेलोसिटी इज गिवन एज बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी. लेकिन न्यूटन ने बोला कि नहीं, ये जो रिजल्ट है बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी अगर हम करेंगे, तो इससे जो रिजल्ट है ना वो बराबर नहीं आ रहा है अपना, एंड दे वर गेटिंग सम एरर फॉर दिस. तो न्यूटन ने यहाँ पे बल्क मॉडुलस की जगह न्यूटन ने चेंज किया. तो देखो न्यूटन ने साउंड में भी यहाँ पर चेंज किया. करेक्ट. सो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या था? न्यूटन्स फॉर्मूला वाज
ओके, P by rho. ओके, तो अब आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट टेक्निकलिटी ऑफ द टर्म्स ओवर हियर। तो न्यूटन ने एक्चुअली अज्यूम किया कि ठीक है, मैं बता देता हूँ क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज आइसोथर्मल। अब देखो आइसोथर्मल क्या होता है, मैं तुम्हें एक थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ आइसोथर्मल। जैसे सपोज तुमने एक लेट्स से तुमने एक मेटल को फायर पे रख दिया, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर हो गया मान लो 400 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या कर रही है, हीट ले रहा है और ये एटमॉस्फेयर को हीट दे रहा है। तो तुम क्या क्या देख रहे हो कि इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ ही नहीं रहा है, इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज ही नहीं कर रहा है। तो इसका टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो जितनी हीट ले रहा है सराउंडिंग से उतनी हीट सराउंडिंग को दे भी रहा है, करेक्ट। तो इसके लिए यहाँ पर इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो न्यूटन ने बोला जो साउंड का जो प्रोपोगेशन है ना वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। उसको लग रहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यू नो तो साउंड का दिस थिंग इज अ आइसोथर्मल चेंज काइंड ऑफ। लेकिन उसके बाद इवन इस फॉर्मूले से भी हमें कई एरर्स देखने को, मतलब इसमें जब तुम एक्चुअली में वैल्यूज पुट करते हो स्टिल यू गेट ऑलमोस्ट 16% की एरर। तब देन उसके बाद क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लैपलेस, और उसने एक करेक्शन कर दिया। उसने बोला कि भाई प्रोपोगेशन ऑफ साउंड is an adiabatic effect। तो उसने बोला, लैपलेस ने क्या बोला, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज एन adiabatic effect, करेक्ट। तो व्हाट डू वी मीन बाय दिस adiabatic थिंग, हम adiabatic से क्या समझते हैं। adiabatic का मतलब होता है जब भी किसी सिस्टम में, क्योंकि देखो साउंड जब भी मूव कर रही होगी ना मीडियम में, बहुत फास्ट मूव करती है साउंड। साउंड का ऑलमोस्ट वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकंड है। तो सपोज तुमने यहाँ पे बोला तो यहाँ पे साउंड एकदम विदिन यू नो विदिन सेकेंड, 1 सेकंड के अंदर जा सकती है यहाँ तक साउंड, करेक्ट। तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा टेम्परेचर का एक्सचेंज करने के लिए, करेक्ट। तो बिकॉज ऑफ दैट लैपलेस ने बोला कि नहीं, उसको लगा कि नहीं, जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है ना ये एडियाबैटिक इफेक्ट होना चाहिए, एडियाबैटिक चेंज होना चाहिए। तो फिर उसने यहाँ पर एक कांस्टेंट डाल दिया जो कि एडियाबैटिक में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। इसका पूरा डेरिवेशन है एक्चुअली बच्चों, अभी जस्ट मैं आपको ऐसे समझ लो सुपरफिशियली बता रहा हूँ ये सब चीजें। HC1 में जब तुम साउंड चैप्टर खोलोगे तो उसमें वहां पे पूरा इसका डेरिवेशन है। बाद में जब हम लोग को टाइम मिलेगा अगर, तो हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे जो गामा होता है इसको बोलते हैं, गामा को क्या बोलते हैं, ये आप जब हम टेम्परेचर पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ोगे। दिस इज नोन एज Cp by Cv, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसको उसका रेशियो रहता है कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो एनीवेज, तो गामा समझ लो एक कांस्टेंट है जो कि एडियाबैटिक चेंज में हम यूज करते हैं। क्या होता है इसका, इसको ज्यादा आपको भी इस साल नहीं पढ़ाया जाएगा, अगले साल पढ़ाया जाएगा गामा के बारे में। तो गामा इज अ कांस्टेंट, करेक्ट। जैसे अभी देखो, अभी अगर तुम्हें मान लो एडियाबैटिक चेंज देखना है तो अब तुम्हें एटलीस्ट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन तो मालूम होगी ना, तो यहाँ पे पीवी कांस्टेंट रहता है। एडियाबैटिक चेंज में क्या होता है, पीवी टू द पावर गामा, ये कांस्टेंट रहता है। तो गामा जो है ना बच्चों, यहाँ पर ये गामा जो है, ये दिस इज दैट कांस्टेंट। समझ में आई बात की नहीं आई सब बच्चों को? सिंपल से, ज्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस फॉर्मूला ध्यान में रखो। फॉर्मूला क्या है अपना, अगर कोई साउंड किसी वायर में मूव कर रही होगी तो उसके लिए व्हाट इज द फॉर्मूला, वेलोसिटी इज गिवन बाय टेंशन बाय म्यू, ठीक है। दिस इज फॉर ट्रांसवर्स वेव्स। और अगर मान लो किसी सॉलिड में साउंड मूव कर रही है, मान लो तुम्हें फाइंड आउट करना है कि साउंड स्टील के कोई रॉड, उसमें साउंड की वेलोसिटी कितनी होगी, बिकॉज साउंड इज ट्रैवलिंग इन ऑल द, स्टील में मूव कर सकती है, वाटर में मूव कर सकती है, कहीं पे भी मूव कर सकती है साउंड।
तो अगर तुम्हें सॉलिड्स में फाइंड आउट करना है साउंड की वेलोसिटी कितनी है, फिर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इलास्टिसिटी मॉड्यूल अपॉन डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस अपॉन, सॉलिड के लिए यंग्स मॉडुलस हम देख सकते हैं, बराबर है। ओके, लेकिन फ्लूइड्स के लिए तुम्हें अगर इस फॉर्मूले से जाओगे तो फ्लूइड्स के लिए फॉर्मूला ये बन जाता है बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, ठीक है, जो कि न्यूटन ने जिसको चेंज करके कर दिया P अपॉन, but is this correct dimensionally, is this correct, एक सेकंड रुक जाना जरा, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये ऊपर चला गया, ये L है ना, एक से इसको जस्ट डायमेंशनली चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, M L इनवर्स P -2 डेंसिटी L T, लग तो रहा है डायमेंशनली सही आ जाएगा, L M L, हाँ बराबर है, M L -3 कैंसिल हो गया, ऊपर गया तो L2 T -2, यस बराबर है, इसका रूट ले लो तो L T इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, तो फॉर्मूला इज वैलिड, ठीक है। तो न्यूटन ने, हाँ एक्चुअली ये भी बराबर है, ये फॉर्मूला बराबर है तो ये तो बराबर हो गई। तो न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने बोला कि यहाँ पे बल्क मॉडुलस की जगह अपन प्रेशर ले लेते हैं, उसको लग रहा था कि साउंड का जो प्रोपोगेशन है वो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मैंने तुम्हें बता दिया क्या होता है, आइसोथर्मल मतलब जितना हीट ले रहे हैं उतना हीट सराउंडिंग को दे रहे हो, ठीक है। तो बट लेकिन इस फॉर्मूले से भी 16% का एरर आ रहा था, तो उसके बाद फिर एक लैपलेस महाशय आए, उन्होंने बोला कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज एन एडियाबैटिक इफेक्ट, ठीक है। एडियाबैटिक क्यों, क्योंकि बहुत फास्ट प्रोपोगेट होती है साउंड, उसने एक एडियाबैटिक कांस्टेंट डाल दिया इस फॉर्मूले में, ठीक है। चलिए, तो V इज इक्वल टू गामा P बाई रो, तो उसने लैपलेस ने करेक्शन करके इस फॉर्मूले में गामा डाल दिया यहाँ पर। चलो, तो अभी आगे बढ़ते हैं अपन, फिर समझ में आई बात, इसको लिख लो जल्दी से। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, करेक्ट। तो देखो अभी हमने क्या देखा, साउंड का जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो कितना है, गामा P बाई रो, ठीक है। अब डेंसिटी को तुम क्या लिख सकते हो, गामा P, डेंसिटी लिख सकते हो मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट। डेंसिटी को आप लिख सकते हो ना मास अपॉन वॉल्यूम, तो इट कम्स आउट लाइक दिस। अब तुम्हें आइडियल गैस का इक्वेशन मालूम है, आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो यहाँ पे PV को तुम यहाँ पे वेलोसिटी को क्या लिख दोगे, तो दैट मीन्स व्हाट, तो अब अगर मान लो मैं यहाँ पे PV, इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ गामा nRT बाई m, देखो मुझे यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला, मुझे बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट रहता है एडियाबैटिक चेंज पे, करेक्ट। n भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, दैट मींस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ p। तो इस एक्सप्रेशन से देखो हमें क्या पता चल रहा है कि अगर सपोज हम इफ अगर मेरा प्रेशर वेरी हो रहा है लेकिन टेम्परेचर वेरी नहीं हो रहा है, करेक्ट। अगर मेरा प्रेशर वेरी हो रहा है, क्योंकि अगर मान लो मैंने तुम्हें ऊपर बताया था, देयर इज अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस, जहां पर PV इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो T है ना, T इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर एक इस तरह का कोई तुम्हें प्रोसेस दिख रहा है जहां पे T हमेशा कांस्टेंट है, तो फिर साउंड की वेलोसिटी में कुछ फर्क नहीं आने वाला है, तुम प्रेशर को कितना भी वेरी करो। लेकिन यस, अगर तुम प्रेशर वॉल्यूम इसको वेरी कर रहे हो सो दैट तुम्हारा टेम्परेचर पे चेंज पड़ रहा है, देन वेलोसिटी ऑफ साउंड विल चेंज, करेक्ट। तो conclude we can say velocity of sound is directly proportional to square root of temperature, करेक्ट, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम,
Is it directly proportional to square root of pressure? नहीं, it does not. It depends on, तो we can say velocity of sound will depend on pressure. If change in P changes temperature. ठीक है, तो इस पॉइंट को जल्दी से लिख लो बच्चों, इस पॉइंट को जल्दी से लिख लो। तो अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी अगेन, इफ यू जस्ट लुक एट द फॉर्मूला गामा पी बाई रो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इवन तो यहाँ पे प्रेशर है, देखो बच्चों यहाँ इवन तो यहाँ पर तुम्हारा प्रेशर दिख रहा है तुम्हें, लेकिन अमेजिंग थिंग इज कि जो फॉर्मूला है तुम्हारा ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको हमेशा ऐसे कई सारे केसेस मिलेंगे, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू गामा पी बाई रो, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी वो प्रेशर पे ना डिपेंड होकर टेम्परेचर पे डिपेंड हो रही है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ओके, तो अब अगर मान लो मैंने प्रेशर को कांस्टेंट किया, इफ प्रेशर इज लेट्स से कांस्टेंट और डेंसिटी को चेंज किया, तो यू कैन क्लियरली सी वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर, किसमें साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होती है? तो मॉइस्ट एयर का डेंसिटी इज लेस देन ड्राई एयर। अब तुम्हें लगेगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा होता है। मॉइस्ट एयर का जो डेंसिटी है वो ड्राई एयर की डेंसिटी से कम होता है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर और वेलोसिटी ऑफ ड्राई एयर, क्या क्या साइन आएगा यहाँ पर, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। तो ऑब्वियसली ना मॉइस्ट एयर में डेंसिटी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा ना, ये रिलेशन आएगा। नो वन इज टेलिंग मी, लगता है सब सो गए बच्चे लोग। ठीक है, चलो तो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। टेम्परेचर, जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, ये ध्यान में रखना। केल्विन स्केल तो आपको मालूम होगा ना, मालूम है कि नहीं मालूम है? केल्विन स्केल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने। केल्विन स्केल, ऑल टेम्परेचर्स इन केमिस्ट्री आल्सो टेक इट इन केल्विन स्केल्स, करेक्ट? तो यहाँ पे भी टेम्परेचर तुम्हें केल्विन स्केल में लेना है। वेलोसिटी when the temperature of ideal gas is increased by 600 Kelvin, the velocity of the sound in the gas become √3 times the initial velocity. Initial temperature of the gas is, so P1 by V2 is T1 by T2, correct? Velocity जब तुमने velocity in the gas is increased by 600 Kelvin, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी बढ़ गई, करेक्ट? ये v है तो ये 1/√3 भी, तो बस इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। टेम्परेचर केल्विन में आएगा, ठीक है तुम्हारा 3T 2T is equal to 300 so 2T is equal to 600, that means finally T की वैल्यू आएगी 300 केल्विन, ठीक है? So finally what you get over here is
t plus 273 is equal to 300, तो t की ये डिग्री सेल्सियस में है, कितना आ जाएगा? आई थिंक 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आई थिंक इट शुड बी दिस। तो ये आपने शायद ए बोल दिया था, इट शुड बी दिस। ठीक है बच्चों, तो इसके सिंपल न्यूमेरिकल्स रहते हैं, दैट हैव टू सी। तो अभी नेक्स्ट क्लास में विल फिनिश दिस साउंड चैप्टर आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट वीक में विल फिनिश दिस साउंड आल्सो। मैं आपको इसकी शीट दे दूंगा, यू कैन ट्राई सॉल्विंग दैट शीट। और क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है, तो इसकी शीट सॉल्व कर लेना। और नेक्स्ट क्लास में, हाँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो थोड़ा बहुत बच गया ना, इको, रिवर्बरेशन और क्या क्या बच गया, साउंड के कुछ और पैरामीटर्स हैं, जैसे पिच क्या होता है, टिम्बर क्या होता है, ये सब देखेंगे। और डॉपलर्स इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत छोड़ना। ठीक है, चलिए बच्चों।